हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। फैज अहमद फैज साहब का ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि इस नज्म का उनकी उन्वान है ढाका से वापसी पर। फॉल ऑफ ढाका पर उन्होंने ये नज्म लिखी है और कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें दिसंबर रास नहीं आता। सबसे पहले तो हमने दिसंबर में फॉल ऑफ ढाका देखा, मशरकी पाकिस्तान का बनना, अलहदा होना, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एपीएस का जो सानिया हुआ वो भी दिसंबर में। अब हम देख रहे हैं अभी जो वाकया हुआ है सियालकोट वाला, वो भी दिसंबर में हुआ। यानी दिसंबर में ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो हमारे लिए बहुत ही हमें दिल गिरफ्ता कर देते हैं। आज मैं बात करूंगी कि मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया है उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके एंगल्स इतने ज्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े जो दुनिया में इस तरह के वाकयात होते हैं, जंगे होती हैं, कुछ इस तरह की अलहदगियां होती हैं, मुल्क टूट जाते हैं, उसकी जो कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसके बाद तक जो है इस चीज पे बात नहीं हो पाती कि कसूर किसका था। मेरे साथ इस वक्त इस साने पर बात करने के लिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत लर्नड पर्सन है, बेशुमार किताबों की, यानी बेशुमार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतनी बहुत सी इन्होंने किताबें लिख डाली हैं, ऑथर हैं और कॉलमनिस्ट हैं। इसके अलावा स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन्होंने किया, वहां पर पढ़ाते भी रहे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, बड़ी मेहरबानी। एक बात आपको मैं बता दूं, जब दिसंबर पे जो आपने कमेंट किया है कि कई सानहा हुए हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश भी दिसंबर में है, तो जरा सोच लें आप। जी चलिए, हम इसको मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि चलिए अच्छी बात भी हुई, दिसंबर में कुछ अच्छी बातें भी हुई और सानियात भी हुए। मैंने कहा जरा पूरा जो प्रॉपर है दिसंबर की जी जी, वो आपके सामने ले आऊं ना। एग्जैक्टली यानी आप जा रहे हैं 1947 से पहले तक, मैं समझ रही हूँ बात आपकी। पैदाइश है, ही इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा। सही। डॉक्टर साहब, मशरकी पाकिस्तान के साने पर बात हुई, काफी दफा हुई। हमीदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो भी आ गई। जी, आप इस बारे में क्या समझते हैं? इतना बड़ा सानहा पाकिस्तान की कौम को क्यों देखना पड़ा? इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत बड़ा मैंने आपसे सवाल कर दिया, आप जी। इसके जब जवाब देंगे तो और मेरे जहन में जो सवाल आएंगे वो भी मैं आपके पास लेकर आऊंगी। देखें, जल्दी से ये सारी चीजें, ताकि जब तक पूरा फ्रेमवर्क ना हो बात बनती नहीं है। हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई और पाकिस्तान को लाने का मुहिम शुरू हुई, तो अप्रैल 1947 तक ये क्लियर नहीं था कि ये जो है ईस्ट बंगाल, जो मुसलमानों जहां पे मेजॉरिटी में है, ये पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन अप्रैल 1947 में फिर जो फैसला हुआ अल्टीमेटली वो यही था, और इसको 23 जून को बंगाल असेंबली ने इस पे वोट भी किया और कहा गया कि इसकी पार्टीशन हो जाए, वेस्ट बंगाल इंडिया को चला जाए क्योंकि वहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, ईस्ट बंगाल मुसल पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं था, एक और स्कीम भी थी कि सारे बंगाल को यूनाइट रखा जाए, जो कि सोहरवर्दी और शरद बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रॉय, इन तीनों की स्कीम थी। लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर सिखों ने पंजाब की डिवीजन की थी और जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान की थी, तो फाइनली यही हुआ कि इंडिया भी डिवाइड हुआ और बंगाल और पंजाब भी हुए, और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वो एक स्टेट बना दिए गए, पाकिस्तान। ठीक है। अब मसला ये था कि स्टेट तो गई बन, इसको मैनेज करना, इसको एडमिनिस्टर करना, इसको डिफेंड करना, सिक्योरिटी, कहां से पाकिस्तान रिसोर्सेज लाए? पाकिस्तान के पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सिर्फ फूड ग्रेन थी जो यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में खास तौर पे केनाल कॉलोनीज जो हैं, लायलपुर और साहिवाल और इस किस्म के इलाकों में वाफर किस्म की हमें वीट प्रोडक्शन थी।
तो इन हालात में पाकिस्तान ने जो भी रिसोर्सेज बाहर से लिए, अपने स्पेंड किए, सारी डिफेंस उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए की। ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम डे वन हैड नो रियल डिफेंस अगर इंडिया अटैक करे। समझ गए आप? ये मैं जी आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये बातें ना बताई जाए तो बंगाली ग्रीवेंसेस हमें समझ नहीं आती वो क्या थी। ठीक। ठीक है, अब होता क्या है, पाकिस्तान जाता है बंद। आप देखें पहली कबीना जो बनी फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट की आप कह लें जो बनी, उसके अंदर 14 मिनिस्टर थे शायद। उनमें से सिर्फ इन्होंने एक बंगाली को लिया, और वो भी उसका नाम था फजलुर रहमान, जिसका किसी ने पहले नाम ही नहीं था सुना। वहां के जो लीडिंग बंगाली थे, जो मुस्लिम लीग में भी रहे और ये और वो, उसमें सोहर हुसैन शहीद सोहरवर्दी बहुत बड़ा नाम था। उसके अलावा वहां पे काजी फजलुल हक थे जिनसे समझौता हो सकता था। ख्वाजा नाजमुद्दीन थे जिनको बाद में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उस कैबिनेट के अंदर बंगाली जस्ट वन, जबकि टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बंगाली अलोन फॉर 55%। तो बंगालियों के अंदर एक सेंस ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज स्टेप चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान शुरू से हुआ। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने जाके वहां पे मार्च 1948 में डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान की नेशनल जुबान सिर्फ उर्दू होगी। और देखें, वेस्ट पाकिस्तान के जहाँ के हम रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उर्दू एजुकेशन अंग्रेज ले आए थे, हाँ जी, पंजाब के अंदर और बाकी। लेकिन जी बंगाली जो है वो तो अपना सारा काम बंगाली में करते थे। तो आप एक मेजोरिटी को कह दें कि आपकी जुबान तो बेकार है, और एक माइनॉरिटी की तरह, और यहाँ पे भी जो उर्दू स्पीकिंग थे ना, उनकी परसेंटेज मदर टंग जिनकी थी 3-4% थी, ये जो आए थे यूपी से। ये दूसरी रिजेंटमेंट हुई तो तब बंगालियों ने अवामी लीग ये कायम की, जो बाद में बांग्लादेश की मूवमेंट का स्पेयर हेड उन्होंने किया। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान की जो थी। मुजीबुर रहमान थे, और इस किस्म के और भी लोग थे। शायद हुसैन शहीद सोहरवर्दी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट आई एम नॉट श्योर। अभी आप कह रही हैं तो मुझे लगता है कि उनका नाम भी है। एंड ये इन लोगों ने अवामी लीग बना ली। अब हुआ ये कि 1954 में इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल इलेक्शन ईस्ट पाकिस्तान में। वहां पे मुस्लिम लीग के खिलाफ एक जुक्तु फ्रंट बना था, ऑल द पार्टीज विच आर अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। उन्होंने आउट ऑफ द टोटल सीट्स 4 के सारी जीत ली। मुस्लिम लीग को सिर्फ 4 सीटें मिली। हुकूमत बनी जुक्तु फ्रंट की, लेकिन विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने, ये कह के कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये पहला, ये दूसरा एक और धचका उन्हें मिला कि हम इलेक्ट करके जो हुकूमत बनाए वो भी इन्हें काबिल कबूल नहीं है। उनके इल्जाम लगाया कि ये इंडियन एजेंट है या ये कम्युनिज्म फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर आपके सुनने वाले चाहें तो मेरी ये किताब है, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, पाकिस्तान में कोई भी खरीद सकता है, पेपर बैक में सस्ती मिल जाती है। उसमें 2 चैप्टर हैं ऑन द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो थॉरली रिसर्च्ड है। अब होता ये है, डॉक्टर साहब आपको रोक के एक सवाल, अभी आपने जो बात की ना उसमें से देखिए कि उस वक्त ये जो उनकी हुकूमत नहीं मानी और उसको तोड़ा, उसमें कौन था? ये पाकिस्तान में उस वक्त कौन था हुक्मरान जिन्होंने ये किया? ये हुआ था 1954 में। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ही होंगे जो गवर्नर जनरल थे। ही वाज गवर्नर जनरल टिल 55। ओके। हाँ, ही वाज गवर्नर जनरल। तो ये उनके दौर में इन्होंने उसे डिसमिस कर दिया, कह के ये तो ए, 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 इंडिया के हक में, इंडिया के एजेंट हैं या साथ साथ कम्युनिज्म फैलाना चाहते हैं।
It's all on record. What I tell you is verifiable from original sources. ठीक है? तो एक और रिजेंटमेंट हुई। उसके बाद अपने इस एक चैप्टर में मैं दिखाया कि इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस ईस्ट पाकिस्तान की क्या थी। देखे, फौज में कोई बंगाली नहीं थे। ब्यूरोक्रेसी जो थी हमारी, सीएसपी अफसर, वो भी 1 या 2 थे बंगाली। सारे हमारे यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से वहां पे जाके काम करते थे। बंगालियों की कोई अपनी, वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी, एंटरप्रेन्योर भी नहीं थे। ये इस्फहानी और आदम, इन्होंने जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी। वहां पे जो ईस्ट बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान का जो मेन प्रोडक्ट था वो था जूट। जूट की जो बोरी होती हैं उसमें पैकिंग होती थी एक जमाने में, अब तो प्लास्टिक आ गया ना, लेकिन 47 में जूट वाज डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 47 से पहले वो जूट कलकत्ता में फैक्ट्रीज थी, फिर पाकिस्तान में लगाई इन्होंने, आदम जी ने और इस्फहानियों ने। लेकिन बंगालियों ने कहा कि ये जो जूट की इनकम है ना, है ये हमारी इनकम जो है इन्वेस्ट होती है वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। और शेख मुजीब का मैंने एक बयान दिया है कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये इस्लामाबाद जो बना है ना, इतना खूबसूरत शहर, ये हमारी जूट की इनकम से बना है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि पाकिस्तान में अयूब खान की हुकूमत 69 में खत्म हो जाती है। 58 से 69 तक 11 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुजाहरे हुए कि ये डिक्टेटर है, ये है, वो है। सो ही स्टेप डाउन, ही गेव ओवर पावर टू जनरल याहिया खान। तब भी अब जो फैसले हुए जरा सुन लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लोग एजुकेट भी तो होने चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। तो जब ये क्या कहते हैं, याहिया खान ने बुलाया, उसने अनाउंस कर दिया कि आई विल होल्ड इलेक्शंस इन 1970 में। जब याहिया खान टुक ओवर तो 2 चेंजेस भी आए थे। वो चेंजेस क्या थे कि जो था ना बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम, कि पहले आप इलेक्ट करें 80,000 और वो इलेक्ट करें प्रेसिडेंट को, वो खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम खत्म करके पार्लियामेंट्री सिस्टम ले आए जो पुराना था। अयूब खान ब्रॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पहले 47 से 58 तक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता था। ओके, अच्छा, इलेक्शन का अनाउंस किया और एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया कि इसके तहत आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनमें जो उन्होंने क्लॉजेस रखी वो ये थी कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती। ठीक है, कि जब आप देखिए इलेक्शन कैंपेन में एक मुल्क डिसाइड कर सकता है कि इन बातों पे नहीं आप इलेक्शन लड़ सकते। तो उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाना, जो हमूदुर रहमान रिपोर्ट ने उसका बहुत जिक्र किया है, उसमें ये था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ आप कैंपेन नहीं करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक। अवामी लीग ने जो इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो बनाया, उसमें थे 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स के जो मेजर पॉइंट्स मुझे याद हैं वो ये है कि एक पाकिस्तान तो होगा, लेकिन उसकी 2 इकोनॉमीज हो जाएंगी। यानी एक इकोनॉमी जो प्रोड्यूस होता है ईस्ट पाकिस्तान में वो वहीं रहेगा, और जो वेस्ट पाकिस्तान में होता है वो वहीं रहेगा। इनकी 2 करेंसीज भी हो जाएंगी, करेंसीज भी 2 हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके इलेक्शन के जो पॉइंट्स थे उसमें ये था कि इकोनॉमी भी उनकी अलग होगी और करेंसी भी अलग हो जाएगी। करेंसी भी अलग होगी, और वो अपनी डिफेंस के लिए क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं यार, सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैयार करेंगे। हाँ, उसकी वजह क्या थी जरा वो भी सुन ले। यानी सर फौज हो गई ना, यानी उनकी फौज भी अलग होगी, इसका मतलब ये ले लें। बिल्कुल। अब उसकी वजह क्या थी कि 1965 में जो वॉर हुई थी ना, तो वो सारी वॉर तो वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ी गई थी। मुझे आई एम विटनेस टू इट।
ईस्ट पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के पास वहां पे कोई फौज ही नहीं थी। अगर इंडियन तब चाहते, 71 में तो उन्होंने इंटरव्यून किया ना, लेकिन 65 में नहीं किया। ये जरा सोचें, why didn't the Indians intervene in 65? Because at that time the Bengalis were still living in one Pakistan. Grievances होने के बावजूद they believed in one Pakistan 65 तक। उसके बाद अवामी लीग ने कहा कि यहाँ पे अगर एक और जंग होती है तो हम तो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड होते हैं, लिहाजा 6 पॉइंट्स में ये भी एक पॉइंट आ गया। अच्छा, बात ये है कि अगर ये पॉइंट्स पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ थे तो आपने इस पे इलेक्शन क्यों नहीं, एक साल पूरी इलेक्शन कैंपेन क्यों होने दी? जैसे आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ, इसके खिलाफ आप नहीं कर सकते, तो आप कहते 2 करेंसीज, हाँ जी, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के कमाई वहां रहेगी, वेस्ट पाकिस्तान की इधर रहेगी, कोई फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल के वहां से पैसे यहाँ नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली इट्स ए कॉन्फेडरेशन, 2 मुल्कों की एक किसी किस्म की यूनिटी। व्हाई डिड यू लेट इलेक्शंस बी हेल्ड ऑन दैट? आप कहते ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। इन्होंने इलेक्शन होने दिया। इलेक्शन का रिजल्ट क्या बनता है? उस जमाने में 300 सीट्स थी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ओके, और शायद 15 या 13 सीट जो नॉमिनेटेड थी औरतें और ये और वो, 300 इलेक्टेड सीट्स। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा थी, इसलिए उसे 162 सीट्स दी गई थी। और वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंस को, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सब खैबर पख्तूनख्वा है, और बलोचिस्तान जिसे नया प्रोविंस बनाया गया था बाय द वे, क्योंकि उससे पहले 69 से पहले सारे वेस्ट पाकिस्तान को इन्होंने एक कर दिया हुआ था, 4 प्रोविंसेस भी खत्म हो गए थे, समझ गए आप? तो उनको मिले थे 138 सीट्स, 138 फॉर देम एंड 162 टू ईस्ट पाकिस्तान। अब वो काउंट कर लें, 300 बनते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो अवामी लीग गॉट 160 सीट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक he had अवामी लीग यानी शेख मुजीब had a majority। दुनिया के किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में मोर देन हाफ अगर आपके पास सीट्स है ना तो आपकी गवर्नमेंट होगी। तो जब ये इलेक्शन रिजल्ट आया तो याहिया खान ने और इधर से भुट्टो साहब ने कह दिया हम तो मानते ही नहीं इसे। तो फिर निगोशिएशन के याहिया खान वेंट देयर, अली खान वेंट देयर, भुट्टो साहब वेंट देयर, असगर खान जो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर थे सबको बुलाया गया, मौलाना मौदूदी वेंट देयर, सारों की कई हफ्तों तक वहां पे डिस्कशंस भी हुई हैं। लेकिन अवामी लीग कह रही थी कि हुकूमत का हक तो हमारे पास है, वी हैव द मैंडेट, और हमारे पास 300 में से 160 सीट्स हैं, सो वी हैव द मेजॉरिटी, वी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। याहिया खान ने कहा ये तो काबिल कबूल नहीं है, ये 6 पॉइंट्स हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। आई वुड से वेरी गुड, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ थे तो इलेक्शन कैंपेन वो होता है, इलेक्शन कमीशन वो बंद कर देता है कि आप रेसिज्म नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इस्लाम के खिलाफ नहीं बात कर सकते, बनाया था ना जी। तो आप तभी 6 पॉइंट्स तभी बैन कर देते कि कोई और कैंपेन करो, इस तरह करो। जब लोगों ने वोट दे दिया 6 पॉइंट्स पे, हुआ ये कि अवामी लीग की सारी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान से आई, वेस्ट पाकिस्तान से कोई नहीं आई। वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स में पीपल्स पार्टी ने 81 सीट्स जीती, मेनली फ्रॉम पंजाब एंड सिंध, और खैबर पख्तूनख्वा में JUI और नेशनल अवामी पार्टी और यही बलूचिस्तान में, ठीक है जी। तो जो ये निगोशिएशन हो रही थी तो अवामी लीग के साथ
इधर से भी लोग उनके हक में थे कि भाई इनको हुकूमत बनाने दो, लाइक नेशनल पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने और कहा कि देखो जी, उधर वो, इधर उधर तुम, इधर हम, कि हम देखो वेस्ट पाकिस्तान ने तो हमें वोट दिया है, तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ने दिया है, तो तुम अकेले क्यों हुकूमत बना सकते हो? Actually, this argument is not tenable, acceptable under the parliament. You can't argue this. Simple. According to the rules of parliamentary democracy, this is an inadmissible argument. समझ गए आप? जी लेकिन ये वहां पे गठजोड़ हो गया इनका, और जब उन्होंने कहा कि हम तो फिर मानते नहीं है, तो फिर अवामी लीग ने भी गुंडागर्दी शुरू कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। जो मार्च के अंदर पाकिस्तानी जो थे यहाँ से, उन पे हमले भी हुए, ठीक है, हमले भी जी हुए हैं शुरू में। 25 की शाम को फिर मिलिट्री एक्शन होता है। वो मिलिट्री एक्शन इतने स्केल पे हुआ कि फिर अंटिल द 16th ऑफ दिसंबर, पाकिस्तान आर्मी वर्सेस द बंगालीज, बंगाली जो है उन पे अटैक हुआ तो वो हजारों लाखों की तादाद में इंडिया क्रॉस कर, और 10 मिलियन कहा जाता है, इंडियंस क्लेम करते हैं। और उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, इतने लोग आ गए हैं तो हम इन्हें कैसे मैनेज करेंगे। उनमें फिर इंडियंस ने ट्रेन किया, मुक्ति बाहिनी एक फाइटिंग फोर्स बनाई गई जो आके तो फिर पाकिस्तान की आर्मी के साथ जंग करती थी, लड़ती थी। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर चलती रही नवंबर तक। इंडियन तो नहीं मानते, लेकिन मेरे एविडेंस में नवंबर के एंड तक इंडियन फोर्सेस वर ऑलरेडी इन ईस्ट पाकिस्तान असिस्टिंग मुक्ति बाहिनी, ठीक है। 3 दिसंबर को याहिया खान ने डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया। जब ये बॉर्डर खोल दिया तो यहाँ की जंग पे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी, क्योंकि कई एयरफोर्स के पायलट जो थे वो एक्चुअली बंगाली थे। तो पाकिस्तान, मुझे याद है, आई वाज सिटिंग इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में चाय हम पी रहे थे, तो इंडियन वो जेट्स आते थे, वो लाहौर पे सर्कल करते रहते थे। हमारा कोई जहाज नहीं था उड़ता कि उनको इंटरसेप्ट करे, और जिस टारगेट को वो चाहें वो हिट करके चले जाते। 65 की वॉर में जब उनके प्लेन्स आए थे तो मुझे वो भी याद है, डॉग फाइट हुई थी लाहौर के ऊपर जो मैंने खुद देखी, जब पाकिस्तान ने उनका एक नेट जहाज होता था वो गिरा दिया था। So there were 2 wars now. The second war में पाकिस्तान की एयरफोर्स was totally paralyzed because nobody could trust the pilots. तो ये जंग जो है ये चंद दिनों के बाद पता लग गया कि पाकिस्तान has lost the war. लेकिन सर ये पायलट्स पे ट्रस्ट करने की आपने बात क्यों की? क्योंकि जो बंगाली मिलिट्री के अंदर यानी आर्मी के अंदर नहीं थे, लेकिन एयरफोर्स में इत्तफाकन वो थे चंद। अच्छा, हाँ, ये वजह है। When I am witness to it, मेरी तो आंखों के सामने आ रहे इंडियन वो प्लेन जेट हॉर पे कर रहे हैं, और मुझे याद है 2 मोरिया पुल पे उन्होंने बॉम्ब फेंका था, नीचे से गन चल रही थी। लेकिन पहले तो जब आता है कि बाहर से जहाज, तो आपके जहाज उड़ते हैं ना फाइटर, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। जी जी, उसको रोकने के लिए तो जहाज ही रोकते हैं, ठीक। 71 में there was no Pakistani Air Force in a position to confront the Indians coming over Pakistani territory. लेकिन 3 दिसंबर को जंग याहिया खान ने उधर ओपन की थी वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन वो कोलैप्स कर गई विद इन अ डे और 2। पता नहीं 3-4 दिन ही लड़े हैं या पता नहीं 5 दिन लड़े हैं। उसके बाद इन्होंने सीज फायर मान गए, और 16 की तारीख को इंडियन आर्मी जो है उन्होंने ढाका में आके तो जनरल नियाजी को कहा कि आप सरेंडर कर दें और वी विल स्टॉर्म ढाका एंड देन यू फाइट अस आउट। नियाजी एग्रीड, और इन्होंने अल्टीमेट जो उनका है वो साइन किया, जो होता है डिफीट, वो सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।
वो साइनिंग सेरेमनी, उसमें बाद में पता लगा है कि अभी तक इंडियन आर्मी नहीं थी आई, कम ही लोग थे, लेकिन इंडियन जनरल्स ने ये इनिशिएटिव ले लिया था कि इन्हें कहो या तो सरेंडर कर दें, सरेंडर, और वी आर कमिंग एंड गोइंग टू अटैक यू। तो नियाजी आई थिंक वाज अननर्व्ड, या उससे बेचारे को खबर भी नहीं थी, बेचारा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत इल्जाम भी लगे हैं, अगर आप चाहेंगी तो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन मैंने उनकी किताब को भी रिफर किया है, उन्होंने कहा कि याह्या खान ने हमें कोई मदद नहीं दी, और वो कहते हैं कि आई वॉज इन नो पोजीशन, मैं अपने हजारों लोग मरवा देता जब मुझे पता था कि वेस्ट पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट ही नहीं आनी, आ ही नहीं सकती, कैसे आती, हवाई जहाज का तो रूट बंद था, लैंड रूट से आप अपनी फौज भेज नहीं दे सकते, तो जो 46,000 वहां पे थे वही इंडियन आर्मी के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे। तो आपको हर एंगल देखना चाहिए ना। सरेंडर हो गया 16 को, और पाकिस्तान में मुझे वो दिन याद है जब हम उठे थे, तो सारा पाकिस्तान बड़ा अफसरदा था, क्योंकि जो खबरें ये सुना रहे थे उन खबरों के मुताबिक तो पाकिस्तान ने इंडिया का ये कर दिया था, मुक्ति बहनी को उड़ा दिया था, बट नाउ वी हैड सरेंडर एंड सो दैट्स द स्टोरी। अब आप करें सवाल। बिल्कुल, क्योंकि यही अभी तक जो है वो तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान, जिस दिन आप सरेंडर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अखबारात में जो है वो जीत की खबरें शाया हो रही थी, और कि पाकिस्तान तो उन्हें मार भगाया है और ये कर दिया वो कर दिया, हेडलाइंस ये थी डॉन से लेकर तमाम अखबारात की। आई नो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस जो सब बातें की, इसमें कुछ सवाल मेरे ज़हन में पैदा हुए। एक तो ये कि ये जो हमने अभी ये बात की, आपने कहा कि 3 दिसंबर को जो है वो याह्या खान की तरफ से वहां पर वॉर फ्रंट खोला गया, क्या उससे पहले इंडिया ने इंटरवीन नहीं किया था या उसके बाद किया? देखिए, इंडिया ने ऑफिशियली इंटरवीन नहीं था किया हुआ, लेकिन हमारी जो एविडेंस है और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों ने भी उसमें लिखा है, उन्होंने मुक्ति बहिनी की मदद में अपने इंडियन यूनिट्स भी डाल दिए हुए थे। November 21st is the date when people think that Indian regular forces were there, but not dressed up as Indians. ठीक है? ठीक, I got it. अच्छा डॉक्टर साहब, जब उन्होंने अपना ये एजेंडा रखा इलेक्शन में, करेंसी अलग, फौज अलग, सब कुछ, उस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस तरफ से याह्या खान या भुट्टो ने क्यों नहीं उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, सवाल उठाया? एक साल वो क्यों कैंपेन चलने, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फैसला ये ISI और हेडक्वार्टर्स मिलिट्री का होगा, क्योंकि ये असल में जब इलेक्शन होते हैं तो जो इंटेलिजेंस सर्विसेज बताती रहती है ना कि क्या हो रहा है, उनकी असेसमेंट क्या है क्या नहीं है। तो दोनों तरफ असेसमेंट जो थी वो ये थी कि इधर से अवामी लीग बहुत सीटें ले जाएगी, इधर से पीपल्स पार्टी कैन डू वेरी वेल, लेकिन ये किसी का ख्याल नहीं था कि 162 सीट्स में से 160 अवामी लीग ले जाएगी। इनका ख्याल था कि 100 सवा 100 वो ले जाएं, पीपल्स पार्टी भी 80 90 जो भी ले जाएं, तो बीच में तो झगड़ा पड़ेगा, तो फिर दोबारा उनको मिलिट्री को लाना पड़ेगा इन द सेंटर टू बैलेंस द टू। लेकिन जब एक ही साइड मैंडेट ले गई 160 सीट्स का, तो फिर मिलिट्री का तो प्रेसिडेंट नहीं ना हो सकता कोई, मिलिट्री का रोल रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब इन्हें नजर आ गया कि अगर हम उन्हें हुकूमत बनाने देते हैं तो जो हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल है उधर से आता था वो बंद हो जाएगा, और जो वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कैपिटलिस्ट वो भी यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, वहां ही इन्वेस्ट होने पड़ेंगे, दो करेंसी बन जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जब अगर उन्होंने 1 साल कैंपेन भी चलने दी और उनका वही एजेंडा था इस तरफ से भी, तो क्या हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि यहाँ से ये फैसला कर लिया गया था कि ठीक है हम मान लेंगे, उनकी करेंसी भी अलग है और ये लोग मानने को तैयार थे? वो नहीं मानने को बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कभी नहीं होती, इसे कहते हैं एड हॉक थिंकिंग, कि यार करने दो, बड़ा चंग है, इधर वो आ जाएंगे उधर वो आ जाएंगे, साड़ी विच अपना की कहते हैं लुच साडा ही तलिया जाएगा, ये वाली इनकी सोच होगी ना। ठीक,
देखें अवामी लीग का प्रोग्राम तो कभी वेस्ट पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं देगा, वहां से तो कुछ जीत नहीं सकते, और इधर से पीपल्स पार्टी को ईस्ट पाकिस्तान से तो कोई सीट मिलनी नहीं है। तो अगर दोनों जगह ये आ भी जाती हैं तो बीच में तो एक खला होगी ना जो हम ही पूरी कर सकेंगे। मेरी ये असेसमेंट है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ। सही, ठीक, जी जी बिल्कुल, मैं आपकी असेसमेंट ही जानना चाह रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको देखते हुए जो कुछ आपने बताया, अगर हम इसके मेन पॉइंट्स कुछ निकाल लें कि हम वहां तक उस वॉर की पॉइंट तक क्यों पहुंचे, कि देखिए एक तो ये कि वो 14 मिनिस्टर वाली बात, 14 मिनिस्टर, फिर उर्दू जुबान वाली बात, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे याह्या खान के जो इकदाम थे, ये जो सब चीजें सर, फिर झूठ का जो आपने बताया कि वो सारी जो है इनकम, ये वजूहात बने, हम इसको कह सकते हैं बुनियादी नुक्ता ये। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं हमेशा। जब लोगों देखो ना आप, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे हमेशा सवाल उठता है। शेयर ऑफ हुकूमत में अगर आपको शेयर ना मिले तब दुनिया में हमेशा शोर मचता है। तो ये दोनों चीजें वहां पे पूरी हुई। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझती हैं कि कोई पॉइंट ऐसा हो सकता था कि जहां पर इसको रोका जा सकता, या मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना होता, क्या किया जा सकता था? याह्या खान या भुट्टो साहब और फिर दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान, इन तीनों में आप किसकी ज्यादा गलती और कौन इसको संभाल सकता था? देखें यहाँ पे ये भी क्योंकि कोटेड है मेरी किताब में, तो आई एम रिपीटिंग फॉर यू, क्योंकि मैंने जो लिख दिया है मैं तो उसी को होल्ड करूंगा ना, और वो वेरीफाइबल है, आप जाके उसे चेक कर लें। वहां पे दो बयान है। एक बयान है याह्या खान दैट शेख मुजीबुर रहमान इज माय प्राइम मिनिस्टर। एट वन पॉइंट इनकी कोई जो है ना डिस्कशन इस डायरेक्शन में जा रही थी कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और शेख मुजीब का ये एक बयान है, वो भी मैंने कोट कर दिया वहां पे, कि वी बिलीव इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी डू इट अलोन। तो उन्होंने कहा कि हम याह्या खान को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों बयान भी हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे भुट्टो साहब आ गए थे वापस और कहा था कि हम तो मानते ही नहीं, अगर हुकूमत बनेगी तो सिर्फ बंगालियों की बनेगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो जीरो होगी। और उन्होंने फिर वहां पे जलसा किया था जो मैंने अटेंड किया है बादशाही मस्जिद के वहां, जहां पे इनके एक मिनिस्टर थे मियां महमूद अली कसूरी, बहुत हमारे फेमस लॉयर, बहुत अच्छे आदमी, जो इनके लॉ मिनिस्टर थे। वो भी इनके साथ जब गए थे तो क्योंकि वो पुराने लेफ्टिस्ट सोच के थे, ही वाज सिंपैथेटिक कि यार अवामी लीग को हुकूमत बनाने दो। तो मुझे याद है इसने, भुट्टो ने उस जलसे में मियां साहब के हाथ ऐसे ऊपर कर दिए थे कि जो हाथ और लात जो अपना ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे यानी अवामी लीग के साथ समझौते की बात कर देंगे, वो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। और फिर नारे लगे थे वहां पे कि हम तोड़ देंगे उनकी बाहें। यानी अपने मियां साहब ने जो एक सिंपैथेटिक थे ना कि यार भाई अब इलेक्शन हो गया, लेट देम बी द प्राइम मिनिस्टर। भुट्टो साहब टू स्टैंड नो। फिर जब याह्या खान वापस आया मिलिट्री एक्शन वहां पे, और भुट्टो साहब का भी ये कहना है, वो कोटेड है कि जब इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है ना, तो भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड बिफोर ही लेफ्ट द होटल कि गॉड हैज सेव्ड पाकिस्तान। यानी मिलिट्री एक्शन को उन्होंने अप्रूव किया। ठीक है ना? ठीक। तो डॉक्टर साहब, कि मिलिट्री एंड भुट्टो टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, आप किसी एक को इसमें नहीं, वो आप कहेंगे कि ये और याह्या खान, बात ये है कि अगर मिलिट्री ना चाहती तो भुट्टो साहब की बात ना मानते ना। अगर भुट्टो साहब शोर मचा रहे थे तो ना मानते। ये माने तभी है क्योंकि इनको भी उसमें अपना इंटरेस्ट नजर आता है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। एंड डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट याह्या खान? नहीं, ऑफ कोर्स याह्या खान, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो तो है ही है ना, ही इज हेड ऑफ द आर्मी, ही इज सेंट्रल टू द होल थिंग। ही, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड ही वाज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बाय द वे। ही कुड हैव सेड कि नहीं अपना आई एम लेटिंग अवामी शेख मुजीबुर रहमान फॉर्म द गवर्नमेंट, सिंपल एज दैट। तो ये होना था ना वेस्ट पाकिस्तान में, भुट्टो साहब मुहिम चलाते ये करते तो वो आर्मी हैंडल कर लेती है। तो आर्मी का भी उतना ही इंटरेस्ट होगा कि हमने नहीं देनी अब हुकूमत। ठीक। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अब उसके अलावा भी अगर कोई आप
जो भी बताना चाहते हो बता सकते हैं कि क्या आप समझते हैं कि शेख मुजीब जो ये कर रहे थे सब कुछ, और जो उनको जो इतनी एक क्योंकि स्ट्रेंथ मिल रही थी पीछे से, जो मुक्ति बाहिनी की आपने बात की इंडिया की तरफ से, तो उनको ये पता चल चुका था कि अगर वो ये फैसला कर लेते हैं तो वो मुल्क अलहदा अपना ले लेंगे, इस वजह नहीं से उन्होंने एंड तक ये दिखाया, या उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड जो था वो? नहीं, वो तो मार्च में ही उन्हें अरेस्ट करके तो लालपुर यानी फैसलाबाद ले आए थे, एंड ही वाज ऑल द टाइम इन जेल। तो उनको इन्फॉर्मेशन तो कोई भी नहीं ना होगी कि पीछे क्या हो रहा है। मेरा तो नहीं ख्याल कि इन्होंने बताया होगा कि आपके लोग जीत रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ही वाज इन जेल ऑल द टाइम आफ्टर दैट। ये तो वहां से ले आए थे ना, उठा के ले आए थे मुजीबुर रहमान को। ही वाज नॉट नहीं देयर एनी मोर, नहीं ही वाज नॉट सर, इन द ओपन, ही वाज इन जेल, ही वाज इन नहीं जेल। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि जिस वक्त ये वॉर का फैसला हुआ और ये हुआ, तो उस वक्त तो वो वहीं पे थे ना। मिलिट्री एक्शन हुआ तो बेचारे जो इनके हाथ आ गए वो ये ले आए, बाकी इंडिया भाग गए थे। तो वो तो कोई इनको यकीन तो नहीं ना हो सकता कि ये अब, ये भी तो इनको डर हो सकता है कि मिलिट्री एक्शन के बाद लोग चुप हो जाए। लेकिन उनको क्योंकि इंडिया से भी बैकिंग आ रही थी, तो वो मुक्ति बाहिनी जो है वो फिर ट्रेनिंग भी उन्हें मिली वहां पे, उनको हथियार भी मिले और उन्होंने फिर जंग लड़ी अपनी। जी और एग्जैक्टली मेरा मेरा यही पॉइंट था, बस मैं एक मरतबा और इसको, कि मेरा ये पॉइंट था कि जिस वक्त वो ये सब फैसले कर रहे थे शेख मुजीब और कह रहे थे कि ये सब अलग होगा, और उसके बाद उन्होंने जब ये इलेक्शन हुआ और फिर, तो आप समझते हैं कि जाहिर है कि उनके पास क्योंकि ये ताकत थी तो उसका भी कुछ असर होगा कि इस वजह से उन्होंने देखिए, फैसले किए? इतने बड़े मैंडेट में आप फिर बैकआउट तो ना कर सकते। आप मतलब आप किस एग्जैक्टली, पर, जब आप इलेक्शन जीत गए हैं तो आप क्यों करेंगे? आप मुझे बताएं। सही दुनिया में कभी ऐसे होता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो मैं कहूं ठीक है मैं हुकूमत नहीं बनाता? ये तो कभी नहीं ना होता। उसको तो हक था हुकूमत बनाने का, तो उसे तो हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और अगर हुकूमत बन जाती तो पाकिस्तान का जो 6 पॉइंट्स के बाद, ये बात दुरुस्त है, वो पाकिस्तान ना बनता जो कि पहले से आ रहा था। वेस्ट पाकिस्तान पूरा डोमिनेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को, वो खत्म हो जाता, दो करेंसीज हो जाती, फ्लाइट ऑफ कैपिटल वहां से जो माल कमाते थे वेस्ट पाकिस्तान ना आ सकता। तो ये सारी चीजें वेस्ट पाकिस्तान के जो बिग कैपिटलिस्ट है, रूलिंग एलीट है, उसके तो हक में नहीं ना थी। लेकिन मेरा सवाल है कि ये अगर आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, और फिर आप कहते हैं ना ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये तो पाकिस्तान की यूनिटी को तोड़ रहे हैं, हम आपको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देते इस पे। अगर आपने लड़ने दिया है तो फिर उसका रिजल्ट भी एक्सेप्ट करें ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक। एक अब ये आखिरी सवाल होगा मेरा, तो ये कि सरेंडर क्यों किया, यानी क्या उसको वो कर सकते थे मजीद जंग जारी? क्या फतह तो फिर देखिए ना, हम तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे जबरदस्त बेस्ट आर्मी हमारे पास, हमारे देखिए तो, बेस्ट, यहाँ पे मैं पाकिस्तान आर्मी की डिफेंस नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सारी आर्मी तो वेस्ट पाकिस्तान में बैठी हुई थी ना, वहां पे तो सिर्फ 46,000 सोल्जर्स ये लेके आए थे। 46,000 इफ दे हैव अ वॉर विथ गुरिल्लास जो हजारों में आ रहे थे, और जी इन्होंने बहुत मारे भी हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 मिलियन मारे गए बंगाली, कुछ लोग कहते हैं 30,000, मेरे ख्याल से 3 लाख मारे गए। ये कोई छोटा फिगर नहीं है, समझ गए आप? तो उसके अंदर नियाजी के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम है जो हमारे अपने आर्मी ऑफिसर्स ने लगाए हैं, जो मेरी पूरी किताब में है। मसलन फॉरेन डिग्नेटरी आए हुए थे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुना है कि यहाँ की बंगाली औरतों को आप वायलेट करते हैं। तो नियाजी अपनी तरफ से जोक की ना कि मेरे मर्द ये सोल्जर्स हैं, ये तो क्या मैं उन्हें जेल में भेजूं अपना पूरा शौक करने के लिए? तो ही जस्टिफाइड दैट। इस किस्म की फजूल बातें भी वहां पे हुई हैं। और ये हु इज रिपोर्टिंग दिस, ये जो ISPR नहीं होता इनका, जी उसके हेड थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर सिद्दीकी। तो इनके अपने बंदे ने वो बयान दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक अच्छा, अब सर। बात ये एक और बात सुन ले, वो वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियन आर्मी ने थ्रेट दिया कि हम आ रहे हैं, डिजाइन कर दो वरना जंग फेस करो। नियाजी डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू द वॉर, बिलीविंग कि इंडियन हजारों की गुनाह में आ रहे हैं और हम जंग नहीं लड़ सकेंगे, तो मेरे लोग मर जाएंगे। ये भी एक सोच हो सकती है ना एक जनरल की,
कि जी। मैं अपने लोगों को मत मरवाऊं। आई मीन यू हैव टू कंसिडर दैट कि हम अब जंग नहीं लड़ सकते, इम्पॉसिबल। लेकिन सच ये था कि अभी तक उनकी फौज आई नहीं थी, बहुत थोड़े आए थे, और इसीलिए 3 दिन के लिए उन्होंने कहा पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये कि आप ये आर्म्स जो है ना, ये गन, ये सारी अपने पास रखें, क्योंकि व्हाई डिड दे लेट पाकिस्तानीज कीप देम? 3 दिन उन्हें लगे पूरी अपनी फौज बनाने के लिए, क्योंकि बंगाली चाहते थे कि जितनी पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी है ना, उसको वो मार दें जाके, हमें उनको खत्म कर दें। उन्होंने इतना प्रोटेक्ट इंडियन आर्मी ने किया है 3 दिन के लिए, बाय लेटिंग देम कीप द पाकिस्तानी। लेकिन बंगालियों का जो जोश आ रहा था ना कि हमने इन सबको मार देना है, उसको रोकने के लिए यही कहना पड़ा कि नहीं, उनके पास तो अभी तक हथियार है मियाँ, देख लो। 3 दिन के बाद फिर उनकी फुल स्ट्रेंथ आर्मी आई, और फिर इन सबको पीओडब्ल्यू बना के किसी को आगरा, किसी को इधर उधर भेजा गया। ऐसे ये गए हैं वहां से। और 93,000 बाय द वे, ऑल वर नॉट सोल्जर्स, 40,000 वर सोल्जर्स, बाकी सिविलियन थे, आप और मेरे जैसे, और जो बिजनेस करते थे। तो ऑल टुगेदर 94,000 ऑफ विच द सोल्जर्स वर 40। वे कैसे लड़ते अगर पूरी इंडियन दो वो भेज देते, अपनी डिविजन्स आ जाते, तो कैसे आप लड़ते? तो न्याजी का वो फैसला, ये कहते हैं जी बुजदिली है उसकी। इसको यूं भी देखा जा सकता है कि कैन आई फाइट एन अनविनेबल वॉर, एंड इफ आई डू आई गेट ऑल माय मेन। कुछ लोगों ने ये दुनिया में किया भी है। हिटलर ने अपने लाखों लोग मरवा दिए आखिर में, हालांकि उसे पता था वी आर लूजिंग द वॉर। कुछ लोगों ने किया, लेकिन न्याजी गिव अप, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको मैंने हर बात बता दी, हर चीज बता दी है। सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो एट दी एंड मतलब ये है कि जाहिर है सरेंडर तो हुआ, और अभी तो उनके, जिस तरह आपने बताया बहुत कम फौजी आए थे, फौज इतनी आई भी नहीं थी, तो उसके ऊपर ही ये फैसला कर लिया गया। बहरहाल चलिए, और जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि फैसला तो आपको करना होता है, आप सारा देखते हैं कि क्या होगा इस। अब उन्हें तो नहीं था पता ना कि कितने वाकई इनके सोल्जर्स आ गए हैं। He must have thought कि they are in such overwhelming numbers, we have no chance of continuing the war. ये दोनों पर्सपेक्टिव देने चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस जबरदस्त तरीके से ये सब बयान किया है बहुत ही कम वक्त में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आइंदा भी जब आप याद करेंगी ना, तो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन योर प्रोग्राम। जरूर सर, आइंदा भी आपसे